पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने किस प्रकार से फॉर्मूला लिखना है ये हम लोग जान चुके हैं अपने बोर्ड पर। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे, हालांकि सीखेंगे नहीं बल्कि आज हम लोग कुछ अलग बातों को जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में और क्या क्या है। ठीक है, देखिए जो पहले 2 क्लासों में आप लोगों ने बोर्ड पर फॉर्मूला लिखना सीखा है, इसका इस्तेमाल हम लोग बैलेंसिंग में करेंगे। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग जब हम लोग सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल आएगा। तो लेकिन उससे पहले हम लोगों के पास कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं जो कि केवल और केवल पढ़ के आपको सुनना है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत जब जब पड़ेगा तब तक हम लोग आके बोर्ड पर भी समझेंगे चीज़ों को, और जो कि केवल सुन के काम चल सकता है, समझ में आ सकता है, उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे ख़त्म कर लेंगे। इससे होगा ये कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस और चैप्टर भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। अभी तक हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर नहीं आए थे, अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब बेसिक चीज़ था। ठीक है, तो आज हम लोग कह सकते हैं कि आज से हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर आ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा को मालूम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस था। चलिए अब इस सारे बातों को हम लोग एक एक करके जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए केमिस्ट्री की दुनिया में ना 2 प्रकार का चेंज बताया जाता है। पहला है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। मतलब ये फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंजेज आर टेम्प्रोरी चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्प्रोरी है, वो परमानेंट नहीं है। मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी बदलाव आएंगे उस बदलाव को आप दोबारा रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको बार बार आप रिवर्स कर सकते हो और बार बार उसको आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर बॉइलिंग वाटर, यानी कि यदि आपका बेसिकली आपके पास मान लीजिए कि पानी है, उस पानी को आप बॉयल करो तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। फिर उसी गैस को आप ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा पानी बन जाएगा, है ना। यानी कि फिजिकल चेंज हमारा वैसा चेंज होता है जो कि परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी चेंज होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता नहीं है। तीसरा बात, ये रिवर्सिबल है, यानी कि उसको बार बार आप रिवर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने क्या देखा, बॉइलिंग वाटर, पानी को आप उबाल दो गैस बन जाएगा, गैस को दोबारा आप ठंडा कर दो दोबारा पानी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग एन आइस क्यूब, आइस क्यूब को आप पिघला दो। अच्छा, यहाँ पे ना आइस क्यूब बेसिकली किन से मिलके बना होता है, वाटर से मिलके बना होता है। उसको आप दोबारा पिघलाओगे तो क्या बन जाएगा, पानी ही बनेगा, वाटर ही बन जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता नहीं है, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, फिर गैस से सॉलिड हो जाएगा, ये चलेगा, लेकिन कभी भी इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। और इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट रिवर्स है हमारा केमिकल चेंज। इसके बारे में देख लीजिए, केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज हमारे वैसे चेंज होते हैं जिसमें नए सबस्टेंस हमारे बनते हैं। केमिकल चेंजेज आर परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज है, जो एक बार बदल गया सो बदल गया, वो उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते इसमें। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप इसको बार बार रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार जो आपने कर दिया सो कर दिया, दोबारा उसको इसी फॉर्म में नहीं ला पाओगे। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि आप कोयले को जलाइए, कोयले को जलाने के बाद राख बनता है, राख। क्या राख को दोबारा आप कोयले में कन्वर्ट कर पाओगे, कभी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा परमानेंट चेंज हो गया। उसी प्रकार से वुड, लकड़ी को जलाओ, उसी प्रकार से पत्ते को जलाओ, इन सभी चीज़ों को जलाने के बाद उसको दोबारा उसी फॉर्म में आप नहीं ला सकते, इसीलिए हम लोग इसको केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोले या केमिकल चेंज बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। केमिकल चेंज का ही दूसरा नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो वही डेफिनेशन आप बताएंगे जो डेफिनेशन केमिकल चेंज का है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है, द गिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस।
यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी केमिकल चेंज में इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि हैपन हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब ये हो गया कि आप जानना यदि चाहते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इन चारों चीज़ों में से यदि कोई भी एक चीज़ घट रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने जलाया और उसमें हमारा क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट, यानी कि पहले मान लीजिए वो हमारा सॉलिड था, उसको हमने जला दिया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या फिर वो गैस में कन्वर्ट हो गया। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो हमारा क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। सपोज जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यदि बताएं तो यहाँ पे जैसे, अच्छा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब आप कपूर को जलाते हो तो कपूर हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है। जब उसको जलाते हो तो गैस बन के गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, सॉलिड था गैस में चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से चेंज इन कलर, यदि उसका कलर भी चेंज हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल बताइए चेंज इन कलर का। एसिड बेस यानी कि हाँ, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस, चलो ये हालांकि ये बेस वाला चीज़ आ गया, एसिड वाला आ गया, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 2 में है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, चेंज इन कलर में, कलर का यदि आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो कलर में क्या आप देख सकते हो इसमें, अच्छा हाँ, आप ऐसे करो जैसे हम लोग किसी पानी में कैल्शियम वाला सर, व्हाइट से फिर वो बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और एकदम एवरीडे लाइफ का। जैसे मान लीजिए आप पानी में कोई परमानेंट कलर मिलाते हो तो क्या उस पानी का दोबारा वही रंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब कि आपने कलर के आपने क्या कर दिया, कलर को ही बदल दिया। बात समझ आ रही है। तो यदि हमारा कलर भी चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। ठीक है, आगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गैस, यदि गैस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि यदि अब आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कब होगा, हम लोग कब बताएंगे, तब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया या फिर केमिकल चेंज हो गया, तब बोलेंगे जब इस चारों में से कोई एक चीज़ यदि हो रहा है तो कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। पहला क्या था हमारा, चेंज इन स्टेट, यदि उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो, उसका कलर चेंज हो रहा है तो, उसका टेम्परेचर बदल रहा है तो, और यदि गैस का प्रोडक्शन उसमें से हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने NCERT के सबसे पहले वाले टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखिए ध्यान से। अच्छा, आपने इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दिया होगा तो चैप्टर के हेडिंग में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन और इक्वेशन। रिएक्शन अब आपको मालूम चल गया, रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे हमारा वही है कि किसी चीज़ को किसी के साथ मिला दो तो जो हमारा कुछ नया बनेगा वही हो गया हमारा रिएक्शन, है ना। और केमिकल रिएक्शन कब होगा आपको मालूम चल गया, जब वो चारों में से कोई एक चीज़ भी हो जाए तो कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन समझ में आ गया। अब इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़िए केमिकल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला इसमें टर्म है रिएक्टेंट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं देखिए, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। आगे देखिए, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, यानी कि रिएक्शन में एग्जांपल देंगे अभी आपको समझ में आएगा। रिएक्शन में हम लोग हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसके बीच में हम लोग प्लस का साइन डाल देते हैं। ठीक है, आप अभी आपको एग्जांपल देंगे ना आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। बस रिएक्टेंट में अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है यानी कि जो रिएक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और उन दोनों के बीच में यानी कि दो सबस्टेंस यदि आपस में रिएक्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में हम लोग प्लस का साइन डालते हैं। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको और समझ में आएगा।
उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है द न्यू सबस्टांस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स को जब आप दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे, रिएक्ट करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। तो वो जो नया चीज़ हमारा बनेगा, जो नया सबस्टांस बन के हमारे पास तैयार होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसी नए सबस्टांस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आर रेटेड ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। और प्रोडक्ट्स को हम लोग राइट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और उसमें भी हम लोग प्लस का साइन देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा एक और बात यहाँ पे, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है मैग्नीशियम को हम लोग आप, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। इसीलिए हमने कहा था कि जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, जो पार्ट लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे इन दोनों यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास नया चीज़ बना क्या? हमारे पास बन के तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कह देंगे? प्रोडक्ट कह देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो एरो वाला साइन देख रहे हो, ये एरो हमको बताता है कि किस ओर हमारा रिएक्शन हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट किस ओर है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है देखिए, a word equation is a chemical reaction which is expressed in words rather than symbols and formulae of the reactants and products। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जब आप रिएक्शन को वर्ड में लिखते हो ना, यानी कि रिएक्टेंट को भी आप वर्ड में लिखो, उसके प्रोडक्ट को भी आप वर्ड में लिखो, उसको हम लोग कह देते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको आपने किस में लिखा? वर्ड में लिखा ना। प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी आपने किस में लगा? वर्ड में लिखा। तो जब हम लोग रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वर्ड में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड इक्वेशन हमको बताता क्या? बेसिकली वर्ड इक्वेशन हम लोगों को सहायता प्रोवाइड करता है ये पता करने में कि रिएक्टेंट्स का नाम क्या है और प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्ड इक्वेशन का वही वाला एग्जाम्पल ऊपर में भी जो हमने दिया था, वही एग्जाम्पल नीचे में भी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसको हमने लिखा कैसे? वर्ड में लिखा, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। द एबव इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसको हमने वर्ड में लिख दिया तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। यदि इसी को हम लोग इसके फॉर्मूले के साथ लिख देंगे, सिंबल के साथ लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन, है ना। चलिए उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा यहाँ पे है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो अभी आपने पढ़ा वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड में लिखते हैं। अभी आप पढ़ने जा रहे हो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या है? देखो अ केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले रेदर देन वर्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें हम लोग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो वो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, और जब हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करके लिख देंगे तो वो जाएगा हमारा वर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब हो गया जब हम लोग रिएक्शन को, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को जब हम लोग वर्ड में लिख देते हैं तो वो हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। और जब हम लोग उसी को वर्ड में ना लिख के उसके सिंबल के रूप में लिख देते हैं, फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, तो वो हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमको क्या बताएगा? बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही बताएगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है। इस एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल आप सेम टू सेम देखो। ऊपर में हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा था, वहीं पे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल इस्तेमाल किया Mg, हाँ, और ऑक्सीजन का हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया सिंबल O2। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमारा बन गया MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ये मालूम चल गया, यहाँ तक हम लोगों को ये मालूम चल गया कि जब हम लोग रिएक्शन में वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड इक्वेशन कहलाएगा, और जब उसके सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारा
केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद है हमारा इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या चीज़ है, जरा देखिए ध्यान से। देखो बैलेंसिंग, यहाँ पे आप सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि बैलेंसिंग करना हम लोग अपने बोर्ड पे आकर समझेंगे, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग करने के लिए हम लोगों को बोर्ड पे आना है और बैलेंसिंग करना हम लोग अपने बोर्ड पे सीखेंगे। तो वो बैलेंसिंग क्या है क्या नहीं है वो हम लोग अपने बोर्ड पे सीखेंगे, लेकिन उसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने बोर्ड पे आके बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जरा देखिए। इसमें लिखा गया द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स यदि हमारा प्रोडक्ट के साइड में है तो उसको हम लोग कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये और अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, समझाएंगे जब हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझेंगे। लेकिन चूंकि थ्योरी वाला पार्ट है 2-4 मिनट का है, 2-4 मिनट का, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो घबराना नहीं है कि सर इसका हम लोग क्या एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। एग्जाम्पल तो कम से कम हम आपको 15-20 करवाएंगे इसमें। यानी कि बैलेंसिंग करना हम आपको कम से कम 15-20 एग्जाम्पल देंगे, उसमें हमको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। उसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सब समझ में आएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में होंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमारा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में यदि अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो हम लोग उसको कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये याद रखिएगा आप, ये 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है। तो कई बार आपको सवाल में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोले या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोले, दोनों का मतलब एक ही समझना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। याद कीजिए अपना क्लास 9th का चैप्टर आप याद कीजिए, ग्रेविटेशन। याद आ रहा है? क्लास 9th के फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन। उसमें आपने क्या पढ़ा था, मास के बारे में। हमने आपको मास और वेट के बारे में पढ़ाया था। कोई बात नहीं, याद नहीं है कोई बात नहीं, जरा समझिए हमने क्या बताया था। वेट के बारे में हमने आपको ये बताया था कि वेट जो है ना अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए यदि मेरा धरती पर मान लीजिए 60 kg वेट है, तो वही मेरा मून पे जाके कम हो जाएगा, 1/6 हो जाता है कि नहीं। यानी कि वहाँ पे मेरा लगभग 10 kg वजन हो जाएगा। यानी कि वेट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखो, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। यानी कि जब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में होगा। यानी कि मास ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, बेसिकली वो हमारा क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है। कोई दिक्कत? चलिए ये हम लोग और प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन फिर भी आप अभी इसको फिलहाल आप समझते चलिए, ठीक है। और ये सारा पॉइंट आप याद रखेंगे और इसको अप्लाई कब करेंगे हम लोग, तब करेंगे जब हम लोग इसके बैलेंसिंग को सीखेंगे अपने बोर्ड पे, यानी कि अगले वाले क्लास में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड का होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड का होगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे ना एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का इक्वल क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात बताना पड़ेगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हो, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रिएक्शन के पहले
और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स ना ही घटेंगे ना ही बढ़ेंगे बल्कि बराबर रहेंगे, और इसी को हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम लोग अपने बोर्ड पर आके बहुत एकदम एकदम इम्तिनान से समझेंगे, बहुत अस्थिर से, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है इसमें। हाँ, आगे फिर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इन अ केमिकल इक्वेशन सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। ये भी आप याद रख लीजिए, केमिकल इक्वेशन में बहुत बार हम आपको कभी कभी सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन में सॉलिड के लिए हम लोग केवल और केवल सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी। इन सभी का प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे बोर्ड पे जब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यू। एक्वस सॉल्यूशन को केमिकल इक्वेशन में, एक्वस सॉल्यूशन जब भी आपके सामने आएगा, बताएंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन जब भी केमिकल इक्वेशन में आपके सामने आएगा उसको हम लोग ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद गैस प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऊपर की ओर एरो बना हुआ है, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन में गैस बनेगा, गैस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एरो देकर दर्शाते हैं, है ना। इन सभी का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आप फिलहाल समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। अच्छा, ये प्रिसिपिटेट क्या है, देखिए प्रिसिपिटेट क्या है अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको हम लोग कैसे रिएक्शन में दर्शाएंगे, डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, अब ये प्रिसिपिटेट है क्या, देखिए इसमें लिखा हुआ है अ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। यानी कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन आपके पास है, दो लिक्विड आपके पास है, उन दोनों लिक्विड को आप आपस में रिएक्ट करवा रहे हो। रिएक्ट करवाने के दौरान आपके सामने क्या बन के आ गया, एक प्रोडक्ट बन के आ गया जो कि सॉलिड है। उसी सॉलिड को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि प्रिसिपिटेट क्या होगा हमारा। प्रिसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड सबस्टेंस है जो कि कब बनेगा, जब हम लोग दो सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं या फिर मिलाते हैं। और प्रिसिपिटेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, और गैस को अपवर्ड की ओर, एक्वस को ए क्यू, गैस को जी, लिक्विड को एल और सॉलिड को एस, स्मॉल एस। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए, अगले वाले क्लास में यानी कि कल जो हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, उस बैलेंसिंग को हम लोग किस मेथड से करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि बार बार आप गलती करो फिर उसको बार बार सुधारो, बार बार गलती करो बार बार सुधारो, इसीलिए इसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंसिंग करना सीखोगे उसमें कुछ प्रोसेस दिए हुए रहते हैं। तो उसमें प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले करना क्या है, हालांकि ये भी आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड इनक्लोज दी फॉर्मूले इन बॉक्स। सबसे पहले क्या करो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप लिखो, उसको बॉक्स में घर लो। पहला इसमें आपको ये करना है प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक लिस्ट बनाओ, वो हाँ उस लिस्ट में ये लिखो कि उस केमिकल इक्वेशन में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है। दूसरा काम ये करना है। तीसरा करना है बैलेंस फर्स्ट सेकेंड एंड सक्सेसिव एलिमेंट्स। तीसरा पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, चौथे पांचवें सभी को आपस में बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगा ये हम लोग सीखेंगे। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, उसके बाद चेक करो यानी कि आपने सही किया कि गलत किया ये चेक करो। और पांचवें नंबर में मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और पांचवें नंबर में आपको इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है। इन्फॉर्मेटिव में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेट को लिखते हैं, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, गैस है या फिर प्रिसिपिटेट है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन्फॉर्मेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एडिशनल जानकारी के लिए हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत अब चले, तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने आज पढ़े हैं 50% चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, 50% आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ बैलेंसिंग का है। और बैलेंसिंग में आपने थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकली वाले पार्ट है वो हम आपको अपने बोर्ड पर बताएंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बैलेंसिंग सिखवाएंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग जब आप करना सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यानी कि इसके बाद हमारा चैप्टर का जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आज इस टॉपिक तक हम लोग अपने क्लास को कवर करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे अपने बोर्ड पर, जहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे अलग अलग प्रकार के
इक्वेशन का। उसके बाद बैलेंसिंग सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।